वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के बायोलॉजी के 5 नंबर पाठ नियंत्रण और समन्वय को पढ़ेंगे। इसके पहले जितने भी 4 गो पाठ है पूरे पाठ को अपलोड कर दिया गया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो इसको देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। तो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने नियंत्रण और समन्वय। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक की व्याख्या को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। रासायनिक संगठन तथा कार्य विधि के आधार पर पादप हार्मोन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। जिस तरह मनुष्यों में हार्मोन होते हैं उसी तरह पादप यानी पौधों में भी हार्मोन होते हैं। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं तथा मनुष्यों में पाए जाने हार्मोन को मनुष्य मानव हार्मोन कहा जाता है या ह्यूमन हार्मोन कहा जाता है। तो रासायनिक संगठन तथा कार्य विधि के आधार पर पादप हार्मोन को 5 वर्गों में बांटा गया है। 1 नंबर है ऑक्सिन, 2 नंबर जिब्रेलिन्स, 3 नंबर साइटोकाइनिन, 4 नंबर एब्सिसिक एसिड और 5 नंबर एथिलीन। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? हमेशा ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है तो इसका उत्तर होगा पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन का कार्य क्या होता है? पौधों में जो ऑक्सिन हार्मोन होते हैं इसका कार्य क्या होता है? तो यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में ऑक्सिन सहायक होता है। ऑक्सिन तने की वृद्धि में सहायक होता है। तना जो होता है, जो मोटा निकला हुआ होता है जमीन से, उसकी वृद्धि में ऑक्सिन सहायक होता है। और यह बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। ऐसा फल जिसमें बीज नहीं हो, जिसको भोजपुरी भाषा में बिया कहते हैं। तो ऐसा फल जिसमें बिया नहीं हो, जिसमें बीज नहीं हो, उस तरह के फलों के उत्पादन में ऑक्सिन सहायक होता है। और यह तने की वृद्धि यानी जो पेड़ पौधे का जो मोटा वाला बीच वाला हिस्सा होता है उसकी वृद्धि में सहायक होते हैं। जैसे मान के चलिए सपोज दैट यह पेड़ हो गया, इसमें यह सब जो है डालियाँ हो गई, यह सब ब्रांच हो गई। तो यह जो होगा यह बीच वाला हिस्सा, यही हिस्सा तना कहलाता है। तो तने की वृद्धि में ऑक्सिन सहायक होते हैं। नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स के काम। यह भी पादप हार्मोन है। तो यह पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। यह भी पौधे के जो तना होते हैं, जो स्तंभ होते हैं, उस लंबाई में वृद्धि करते हैं। इनके उपयोग से बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। जिब्रेलिन्स जो होते हैं वह बड़े आकार के फलों और फूलों के उत्पादन में सहायक होते हैं तथा ऑक्सिन की तरह यह भी बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। जिस तरह ऑक्सिन बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं उसी तरह जिब्रेलिन्स भी बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं। ऑक्सिन का काम होता है यह बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करना और तने की वृद्धि करना। जिब्रेलिन्स का काम होता है पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करना, बड़े आकार के फलों और फूलों के उत्पादन करना, उत्पादन में सहायता करना तथा बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करना, यह जिब्रेलिन्स का काम होता है। तथा साइटोकाइनिन का काम होता है यह जीर्णता को रोकते हैं यानी पौधों को सूखने नहीं देते हैं एवं पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं। यानी पर्णहरित के कारण ही पौधे जो होती हैं उनकी पत्तियां होती है वह हरे होती हैं। पर्णहरित को क्लोरोफिल कहा जाता है। तो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, यह ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है। तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। और ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछ देगा कि पर्णहरित को कौन काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं। तो साइटोकाइनिन जो होते हैं वह पर्णहरित यानी क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं। इसी के कारण पत्तियां अधिक समय तक हरी रहती है। इससे पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड के कार्य। तो यह ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसे किसी भी पौधे पर छिड़कने पर शीघ्र ही पत्तियों का विलग्न हो जाता है। एब्सिसिक एसिड, एसिड जिसको अम्ल कहते हैं, अम्ल जो होता है वह त्वचा के लिए हानिकारक होता है। अम्ल लाभदायक भी होता है, हानिकारक भी होता है। तो केमिस्ट्री में इसको पढ़ा दिया गया, प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो एब्सिसिक एसिड ऐसा रासायनिक यौगिक होता है जिसे किसी भी पौधे पर छिड़क दिया जाता है
तो पत्तियों का विलग्न हो जाता है, यानी पत्तियां जो होती हैं वह निकलने लगती हैं। पत्तियां पेड़ों से निकलने लगती है, पेड़ों से टूट कर गिरने लगती है। यह पत्तियों को मुरझाने और पेड़ से पत्तियों को अलग करने में सहायक होते हैं। एब्सिसिक एसिड यह खतरनाक होता है। यह जो होता है किसी भी पौधे पर इसको छिड़क दिया जाता है तो उसकी पत्तियां झड़ जाती है और पत्तियां मुरझा जाती है तथा पेड़ों से अलग हो जाती है। नेक्स्ट है एथिलीन के कार्य। तो एथिलीन पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है और विसरित होकर फलों को पकाने में सहायता करता है। तो एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा प्रश्न पूछता है कि इसमें कौन फल पकाने वाला हार्मोन है। तो एथिलीन जो होता है वह फल पकाने वाला हार्मोन होता है। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। ऑक्सिन का काम होता है तने की वृद्धि करना। जिबरेलिन्स का काम होता है बड़े आकार के फलों और फूलों का उत्पादन करना। साइटोकाइनिन का काम होता है पत्तियों को अधिक समय तक हरी और ताजी रखना। एब्सिसिक एसिड का काम होता है पत्तियों को मुरझाने और उसे अलग करना। एथिलीन का काम होता है यह फलों के पकाने में सहायता करता है। यह जो होता है वह इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क, मनुष्य की मस्तिष्क। तो मस्तिष्क यानी मनुष्य का जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी का होता है। मानव मस्तिष्क का ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है तंत्रिका तंत्र के क्रियाओं और समन्वय में। मस्तिष्क जो होता है जितने भी हमारे शरीर की कार्य होता है, चाहे ऐच्छिक कार्य हो या अनैच्छिक कार्य हो, चाहे हमारे मर्जी से कोई कार्य हो या बिना मर्जी से कोई कार्य हो, सब में महत्वपूर्ण भूमिका मानव मस्तिष्क निभाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कोमल अंग होता है। इसका औसतन आयतन जो होता है वह लगभग 1650 ml होता है। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है मस्तिष्क का औसत आयतन कितना होता है, 1650 ml होता है तथा औसत भार करीब 1.5 यहाँ पे केजी छूट गया है। तो 1.5 केजी होता है, यानी 1.5 केजी मस्तिष्क का औसत भार होता है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, यहाँ पे बांटा गया होगा। तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग होता है जिसका आयतन 1650 ml और भार 1.5 केजी के बराबर होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यह 2 भागों प्रमस्तिष्क तथा डाइएनसेफ्लॉन में बटा हुआ होता है। अग्र मस्तिष्क जो होते हैं यह 2 भागों में बटे हुए होते हैं। पहला होता है प्रमस्तिष्क और दूसरा होता है डाइएनसेफ्लॉन। प्रमस्तिष्क का कार्य क्या होता है, तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। प्रमस्तिष्क यह टोटल मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है। यानी मस्तिष्क को अगर 3 भागों में बांटा जाए तो 2 भाग प्रमस्तिष्क या सेरिबरम ही होता है। यह टोटल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है प्रमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क या सेरिबरम। इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न यह भी पूछता है कि इसमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, तो प्रमस्तिष्क या सेरिबरम। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में या तो प्रमस्तिष्क रहेगा या सेरिबरम रहेगा। इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा यानी नफरत, प्रेम, भय, डर, खुशी, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय जो होता है वह सेरिबरम के द्वारा ही होता है।
तो यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। सोचने समझने की शक्ति, याद करने की शक्ति, किसी कार्य को करे या ना करे, नफरत, प्रेम, प्यार, भय, डर, खुशी, कष्ट जैसी अनुभव के क्रियाओं और नियंत्रण का समन्वय करता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों का भी नियंत्रण करता है। जिस व्यक्ति में यह औसत से छोटा होता है वह व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है। यानी मंद बुद्धि का मतलब भोंत हो जाता है, उसका दिमाग प्रॉपर रूप से तेजी से काम नहीं कर पाता है। तो जिस भी व्यक्ति के शरीर में अगर परम मस्तिष्क कम रहेगा, उसके मस्तिष्क में परम मस्तिष्क औसत से छोटा रहेगा, वह व्यक्ति मंद बुद्धि होगा। यानी वह व्यक्ति जो होगा वह बौखा टाइप का होगा। नेक्स्ट है डायेनसेफलॉन। तो यह कम और अधिक ताप के आभास, यहाँ पे कम होगा। यह कम और अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। डायेनसेफलॉन जो होता है यह कम और अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वह डायेनसेफलॉन करता है। तो परम मस्तिष्क बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। डायेनसेफलॉन कम और अधिक टेम्परेचर का आभास, यानी हमारे शरीर में कितना ताप है या फिर जो है हमें तापमान की जानकारी और दर्द तथा रोने जैसी क्रियाएं जो होता है वह डायेनसेफलॉन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है यह समाप्त हो गया। इसके दो भाग होते हैं, परम मस्तिष्क जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, दूसरा है डायेनसेफलॉन, यह कम या अधिक ताप के आभास, अनुभव और दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क इसमें संतुलन और आंख की पेशियों को नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है वह संतुलन यानी बैलेंस को बना के रखता है तथा आंख की जो पेशियां होती है उसे नियंत्रित करके रखता है। पश्च मस्तिष्क को भी दो भागों में बांटा गया है। पश्च मस्तिष्क में पहला होता है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, दूसरा होता है मस्तिष्क स्टेम। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम यह मुद्रा समन्वय, उसके बाद संतुलन यानी कंट्रोल और ऐच्छिक पेशियों की गति इत्यादि का नियंत्रण करता है। यहाँ पे गति होगा। तो अनुमस्तिष्क जो होता है यह मुद्रा समन्वय, उसके बाद संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की गति, यानी ऐच्छिक पेशियां का वे होती हैं जो हमारी मर्जी के अनुसार चलती है, जैसे टहलना, घूमना फिरना, बोलना, यह सभी ऐच्छिक पेशियां है और इन सभी का नियंत्रण सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क करता है। यदि मस्तिष्क से सेरिबेलम को नष्ट कर दिया जाए तो हमारे मर्जी के अनुसार जो कुछ भी होती है, जो गतियां होती है वह असंभव हो जाएगी। जैसे हम हाथ उठाते हैं, हाथ नहीं उठा पाएंगे, वस्तुओं को पकड़ते हैं, पकड़ नहीं पाएंगे, पैरों से चलते हैं, चल नहीं पाएंगे, जिसके कारण हाथों और पैरों की जो ऐच्छिक गतियां होती हैं, हाथों और पैरों की ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण सेरिबेलम के नष्ट होने से समाप्त हो जाता है। इस प्रकार बातचीत करने में कठिनाई होती है क्योंकि जीभ और जबड़ों की पेशियों के कार्यों का समन्वय नहीं हो पाता है। तो जब कोई पैरालाइज होता है, जब किसी को लकवा मारता है यानी पैरालाइज जब कोई होता है तो उसमें मस्तिष्क का जो तंत्रिका तंत्र होता है वह प्रभावित होता है और उसमें सबसे अधिक प्रभावित सेरिबेलम होता है क्योंकि यह ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है और उस समय ऐच्छिक पेशियां जो होती है वह समाप्त हो जाती है, जिसके कारण हाथ पैर या फिर जो है बोलने में कठिनाई होती है जब कोई पैरालाइज होता है। तो पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है जिसे मस्तिष्क स्टेम कहते हैं। मस्तिष्क स्टेम को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है पोन्स वैरोलाई और दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा। यानी मस्तिष्क स्टेम या जो होता है वह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। इसे दो भागों में बांटा गया, पहला पोन्स वैरोलाई, दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है और पोन्स वैरोलाई होता है, यह पश्च मस्तिष्क के मस्तिष्क स्टेम का भाग होता है। पोन्स वैरोलाई क्या करता है, तो यह श्वसन को नियंत्रित करता है और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। पोन्स वैरोलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क स्टेम को दो भागों में बांटा गया है, वहीं पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो पोन्स वैरोलाई क्या करता है, यह श्वसन की गति को नियंत्रित करता है
और मेडुला ऑब्लंगेटा यह जो होता है वह आवेगों का चालन मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच होता है। तो मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं, जैसे हृदय की धड़कन, ब्लड प्रेशर जिसको रक्तचाप कहते हैं, श्वसन की गति की दर, यह सब मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा होता है। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों के स्राव, यह सब मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है वह हृदय की धड़कन, उसके बाद रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और श्वसन की गति जो होता है इसे नियंत्रित करता है। इसी के कारण खांसना, छींकना, उल्टी करना, यह सभी पाचक रसों का स्राव मेडुला ऑब्लंगेटा ही करता है। तो मानव मस्तिष्क को हम लोग समझ लिए। अब इसके कार्य को पढ़ेंगे, मस्तिष्क के कार्य को पढ़ेंगे। तो मस्तिष्क जो होता है इसका पहला काम होता है आवेग ग्रहण करना। मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से आवेगों को ग्रहण करता है। मस्तिष्क में ही ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण होता है। मस्तिष्क होता है जो भी आवेग, जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो यह आवेग ग्रहण कर रहे हैं आप, या फिर कोई चिल्ला रहा है, बाहर जो है कुछ भी हो रहा है, वे सभी आवेग को आपका मस्तिष्क ग्रहण कर रहा है और ग्रहण करके उसका विश्लेषण कर रहा है, यानी उसका एनालाइज कर रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो उसका विश्लेषण आपका दिमाग कर रहा है, आपका मस्तिष्क कर रहा है। तो यह जो होता है मस्तिष्क का पहला कार्य आवेग का ग्रहण करना होता है। इसका दूसरा काम होता है ग्रहण किए गए आवेग की अनुक्रिया। जैसे आप जो ग्रहण कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं, या कोई आपको चिल्लाता है या फिर कोई आपको कोई काम बोलता है, तो मस्तिष्क आवेग को ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है कि हमें यह काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। कोई आपको काम बोलता है करने के लिए, तो वह काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके लिए मस्तिष्क आपको उचित निर्देश देता है कि हाँ तुम यह काम करो, तुम्हारे लिए यह अच्छा रहेगा, यह काम नहीं करो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तीसरा मस्तिष्क का काम होता है विभिन्न आवेगों का सह संबंधन बनाना। जैसे एक साथ 10 गो काम बोल दिया गया, या एक साथ 10 गो काम है, या कोई 10 आदमी आपको 10 जगह बुला रहा है, तो उसके बीच सह संबंधन स्थापित करता है मस्तिष्क। मस्तिष्क को भिन्न भिन्न संवेदी अंगों से एक साथ कई तरह के आवेग या संकेत प्राप्त होते हैं। जैसे 5 आदमी 5 जगह आपको बुला रहा है, तो मस्तिष्क उसको क्या करता है, कुशलता पूर्वक समन्वय करता है और आपका मस्तिष्क कहता है यह काम करो, इसके पास जाओ, इसके पास मत जाओ। या 10 गो काम आपके पास है, तो फिर मस्तिष्क यह सोचेगा कि हाँ यह काम करे, यह नहीं करे। तो कुशलता पूर्वक समन्वय भी मस्तिष्क करता है। और मानव मस्तिष्क को सूचनाओं का भंडार कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन जमा होती है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो यह विभिन्न सूचनाएं चेतना या ज्ञान के रूप में संचित होती है। तो ऑब्जेक्टिव में यह भी क्वेश्चन पूछता है कि ज्ञान का भंडार किसे कहा जाता है या चेतना का भंडार किसे कहा जाता है, तो मानव मस्तिष्क को चेतना का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रतिवर्ती चाप और हार्मोन के बारे में। तो न्यूरॉनों में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है। इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जो न्यूरॉन होते हैं यह आवेग का संचरण करते हैं, यानी जो कुछ बोलता है या फिर कोई चिल्ला रहा है, कहीं गीत बज रहा है, उसका संचरण एक निश्चित पथ में होता है और उसी पथ को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। नेक्स्ट है हार्मोन। तो यह हार्मोन जो होते हैं वह विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो बहुत कम मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। यहाँ पे कम होगा, तो यह बहुत कम मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। इनकी बहुत थोड़ी मात्रा ही विभिन्न प्रकार के शरीर क्रियात्मक कार्यों के नियंत्रण और समन्वय के लिए पर्याप्त होती है। हार्मोन जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में प्रभावित होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा चेंज कर देते हैं। मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वह बहुत सारी हैं, जिसमें हम लोग 6 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ेंगे।
पहला अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा पाराथायराइड ग्रंथि, चौथा एड्रिनल ग्रंथि, पांचवा अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दूपिकाएं और छठा जनन ग्रंथि जिसमें अंडाशय और वृषण आता है। महिलाओं में अंडाशय होता है और पुरुषों में वृषण होता है। तो इन 6 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कई अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो हमेशा सब्जेक्टिव में क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में पूछता है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब होगा पिट्यूटरी ग्रंथि कई अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को 2 भागों में बांटा होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि 2 भागों में बटा हुआ होता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है अग्रपिंडक और दूसरा होता है पश्चपिंडक। अग्रपिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है वह वृद्धि हार्मोन होता है। वृद्धि हार्मोन यह शरीर की वृद्धि बढ़ाता है तथा पश्चपिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। तो जब वृद्धि हार्मोन किसी भी व्यक्ति के शरीर में अधिक मात्रा में स्रावित होती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, और किसी व्यक्ति के शरीर में आवश्यकता से अधिक वृद्धि हार्मोन स्रावित होने लगती है, जिसके कारण उसकी लंबाई जो होती है वो औसत से अधिक बढ़ जाती है। तो अग्रपिंडक द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन के अधिक स्रावन से मनुष्य की लंबाई जो होती है वह अधिक बढ़ जाती है। तथा पिट्यूटरी ग्रंथि में पश्चपिंडक होता है। यह क्या करता है, जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक करता है। पश्चपिंडक द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वह जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। दूसरा है थायराइड ग्रंथि। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन प्रवाहित होता है। तो ऑब्जेक्टिव में यह भी क्वेश्चन पूछता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से प्रवाहित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन प्रवाहित होता है। इस हार्मोन में अधिक मात्रा में आयोडीन इस हार्मोन में आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। जो थायराइड ग्रंथि होता है इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन प्रवाहित होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन में अधिक मात्रा में आयोडीन रहता है। इसके अलावा थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के समान उपापचय का नियंत्रण करता है। अतः यह शरीर के समान बुद्धि, विशेषकर हड्डियों, बालों इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य होता है। और जिस व्यक्ति के शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा कम स्रावित होगी वह क्या होगा, मंदबुद्धि टाइप का हो जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर के समान बुद्धि, विशेषकर हड्डी और बालों इत्यादि के विकास में सहायक होता है। तो एक होता है कि जो थायरॉक्सिन जिसमें आयोडीन की कमी होती है उसकी बुद्धि थोड़ा जो होती है वह कम हो जाती है। तो थायरॉक्सिन के कारण ही समान बुद्धि, विशेषकर हड्डियों और बालों इत्यादि के विकास में सहायता होता है। इत्यादि का विकास इसी के कारण होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है। इस हार्मोन के बनने की गति को बढ़ाने के प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे घेगा या गलगंड कहते हैं। थायरॉक्सिन की कमी से शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि प्रभावित होती है। तो ऑब्जेक्टिव अभी पूछता है घेगा या गलगंड रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण ही घेगा या गलगंड नामक रोग होता है। और जो घेगा और गलगंड नामक रोग होता है वह थायरॉक्सिन हार्मोन के कम प्रवाहित थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो ऑब्जेक्टिव यह भी पूछता है कि घेगा या गलगंड किसके कमी के कारण होता है, तो आयोडीन के कमी के कारण होता है। 3 नंबर ग्रंथि है पाराथायराइड ग्रंथि। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण पाराथायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है।
नेक्स्ट है एड्रीनल ग्रंथि। 4 नंबर में है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि को 2 भागों में बांटा गया है, बाहरी कॉर्टेक्स और अंदरूनी कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होते हैं उसके द्वारा स्रावित हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन। तो जो इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपचय का नियंत्रण करते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, इनका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करना है। यह शरीर में जल संतुलन को भी नियंत्रित करता है। और लिंग हार्मोन होते हैं, यह हार्मोन पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, बाह्य लिंगों बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण का नियंत्रण करते हैं। लिंग हार्मोन के कारण ही पुरुषों में दाढ़ी और मोछें आती हैं लेकिन महिलाओं में नहीं आती है। तो लिंग हार्मोन के कारण ही जो कांख होते हैं उसमें बाल आते हैं, या फिर जो जनांग होते हैं उसमें भी बाल लिंग हार्मोन के कारण ही आते हैं। एड्रीनल मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन और उसके कार्य। तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा जो निम्नलिखित 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, पहला है एपिनेफ्रिन और दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन तो अत्यधिक शारीरिक तथा मानसिक तनाव, डर, गुस्सा और उत्तेजना की स्थिति में एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव होता है, तथा जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है यह समान रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता को तेज करता है, यानी हृदय की धड़कन को तेज कर देता है या स्लो कर देता है। तो यह नॉरएपिनेफ्रिन का नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है इसका काम होता है। अगला इसका जो है 5वां अंतःस्रावी ग्रंथि है अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दूपिका है। इसके हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। वहीं अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसे चीनिया बीमारी, जिसको कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, यानी डायबिटीज कहा जाता है, डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। तो शरीर में ग्लूकोज की कमी के कारण ही डायबिटीज नामक बीमारी जो होती है वह होती है, जिसे चीनिया बीमारी कहा जाता है, उसे शुगर भी कहा जाता है। डायबिटीज नामक बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है और ग्लूकोज की मात्रा अधिक स्रावित होने से यह बीमारी होती है। नेक्स्ट है जनन ग्रंथियां। तो अंडाशय के द्वारा कई हार्मोन का स्राव होता है। बालिकाओं के शरीर में यौना अवस्था में होने वाले सभी हार्मोन इन हार्मोन के कारण होते हैं। जो जनन ग्रंथियों में जो स्रावित हार्मोन होता है इसमें बहुत सारे हार्मोन होते हैं। तो बालिकाओं के शरीर में जब बालिकाएं 12 से लेकर 18 साल के बीच में होती है तो उसी को यौना अवस्था कहा जाता है। 12 से 18 साल के बीच की अवस्था को यौना अवस्था कहा जाता है और उसमें जो भी परिवर्तन होता है वह सभी हार्मोन के कारण होता है। तथा वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को एंड्रोजेंस कहते हैं और इसमें सबसे प्रमुख एंड्रोजेंस हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एंड्रोजेंस या वृषण में सबसे प्रमुख हार्मोन कौन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रवाहित होता है। तो ये था 10th क्लास के बायोलॉजी के 5 नंबर चैप्टर नियंत्रण और समन्वय। ये महत्वपूर्ण टॉपिक का व्याख्या। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें तथा इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा तो जो भी कॉन्सेप्ट है सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।